रात गहरी हो चुकी थी और मेरे सामने फैला समुद्र किसी प्राचीन रहस्य की तरह बिल्कुल स्थिर था। आसमान में बादल ऐसे जमे थे मानो तारों को भी छुपा लिया गया हो। मैं उस यात्रा पर निकल चुका था जिसकी शुरुआत किसी मानचित्र से नहीं बल्कि उन कहानियों से हुई थी जिन्हें दुनिया ने कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। कहा जाता है कि इस धरती पर कुछ ऐसे जीव हैं जो न पूरी तरह विज्ञान के हैं और न ही पूरी तरह कल्पना के। वे जीव जो सदियों से इंसानी चेतना के अंधेरे कोनों में डर, जिज्ञासा और अविश्वास पैदा करते आए हैं। मेरी ये यात्रा उन रहस्यमयी जानवरों की खोज थी जिनकी मौजूदगी के प्रमाण बिखरे हुए हैं, लेकिन सच्चाई आज भी धुंध में छुपी है। पहले ही पड़ाव पर एक ठंडे और निर्जन समुद्री क्षेत्र में मछुआरों ने मुझे एक ऐसे जीव के बारे में बताया जिसे उन्होंने रात के समय पानी के भीतर चमकते देखा था। उनका कहना था कि वो कोई साधारण जीव नहीं था। उसकी आंखें इंसानी आंखों जैसी थीं और उसकी गति किसी भी ज्ञात समुद्री जीव से कहीं तेज। जब मैंने उनसे और पूछने की कोशिश की तो उनकी आवाज में डर साफ सुनाई देने लगा, जैसे उन्होंने कोई ऐसी चीज देख ली हो जिसे शब्दों में बांधना भी खतरे से खाली नहीं। आगे बढ़ते हुए मैं घने जंगलों में पहुंचा, जहां पेड़ों की छाया दिन में भी सूरज को जमीन तक नहीं पहुंचने देती। वहां स्थानीय आदिवासियों ने एक ऐसे प्राणी की कहानी सुनाई जो सिर्फ तब दिखाई देता है जब जंगल पूरी तरह शांत हो जाता है। वे कहते हैं कि उसकी सांसों की आवाज पत्तों के हिलने जैसी होती है और जो भी उसे देख लेता है उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ हमेशा के लिए चुप। किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि उनका मानना था कि वो जीव इस जंगल का नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया का प्रहरी है। मेरी नोटबुक रहस्यमयी घटनाओं से भरती जा रही थी। हर जगह, हर देश में अलग अलग नाम थे, लेकिन डर एक जैसा था। एक बर्फीले पहाड़ी इलाके में मुझे एक वैज्ञानिक मिला जिसने वर्षों तक एक ऐसे जानवर का पीछा किया था जिसके पैरों के निशान इंसानी थे, लेकिन उनका आकार असंभव रूप से विशाल। उसने मुझे बताया कि कैसे कई बार उसने थर्मल कैमरों में एक आकृति देखी जो अचानक गायब हो जाती थी, मानो वो भौतिक नियमों से परे हो। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जुनून, जो इस बात का संकेत था कि वो कुछ बहुत करीब से देख चुका है। इन सभी कहानियों में एक अजीब समानता थी। हर रहस्यमयी जानवर किसी न किसी सीमा पर मौजूद था। दिन और रात के बीच, विज्ञान और विश्वास के बीच, जीवन और मृत्यु के बीच, जैसे वे जानबूझकर खुद को हमारी समझ से दूर रखते हो। मैं जितना आगे बढ़ता गया उतना ही महसूस करता गया कि ये सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है, बल्कि इंसान की उस बेचैनी की कहानी है जो उसे अनजाने की ओर खींचती है। उस रात जब मैं अकेला अपने कमरे में बैठा इन सब पर सोच रहा था, खिड़की के बाहर अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी। वो किसी जानवर की दहाड़ नहीं थी, नहीं किसी पक्षी की चीख। वो कुछ ऐसा था जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मेरी सांसें थम सी गईं और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि ये यात्रा अभी शुरू ही हुई है और आगे जो आने वाला है वो इन शुरुआती रहस्यों से कहीं ज्यादा डरावना होने वाला है। खिड़की के बाहर गूंजती उस आवाज ने मेरे भीतर एक अजीब बेचैनी जगा दी थी। वो आवाज देर तक हवा में तैरती रही, फिर अचानक ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। अगली सुबह मैं उस जगह से निकल पड़ा, लेकिन अब ये साफ था कि ये रहस्यमयी जीव सिर्फ दूर दराज की कहानियों तक सीमित नहीं है। वे हमारे आसपास, हमारी परछाइयों में भी मौजूद हैं। जैसे जैसे मेरी यात्रा आगे बढ़ी, अंधेरा सिर्फ रात में नहीं बल्कि हर नई जानकारी के साथ मेरे भीतर भी गहरा चला जा रहा था। रेगिस्तान के एक सुनसान इलाके में, जहां रेत दिन में आग उगलती है और रात में बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है, मैंने एक ऐसे जानवर की दास्तान सुनी जो बिना पैरों के चलता है। स्थानीय लोग कहते थे कि वो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के भीतर सरकता है और जब भी वो पास होता है हवा भारी हो जाती है। कई यात्रियों ने बताया कि उन्होंने अचानक अपने कदमों के नीचे कंपन महसूस किया और फिर कुछ ऐसा उनके पीछे चला जिसे पलटकर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कुछ लोग लौटे ही नहीं और जो लौटे उन्होंने कभी फिर उस रास्ते पर जाने की कोशिश नहीं की।
इसके बाद मेरी मंजिल थी एक पुराना दलदली इलाका, जहां पानी और जमीन की सीमाएं आपस में घुल मिल जाती हैं। वहां रात के समय एक ऐसा जीव निकलता है जिसके शरीर पर बाल नहीं होते और त्वचा किसी मरे हुए इंसान जैसी ठंडी और चमकदार होती है। कहा जाता है कि वो अपनी आंखों से शिकार को सम्मोहित कर लेता है। कई बार लोगों ने देखा कि जानवर या इंसान बिना किसी प्रतिरोध के सीधे दलदल में उतर जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। वैज्ञानिकों ने इसे भ्रम बताया, लेकिन कोई भी ये नहीं समझा पाया कि हर साल उसी जगह इतनी रहस्यमयी गुमशुदगियां क्यों होती हैं। जंगलों से निकलकर जब मैं समुद्र के तट पर पहुंचा तो वहां के पुराने नाविकों ने मुझे एक और नाम सुनाया। उनका कहना था कि गहरे पानी में एक ऐसा जीव रहता है जो आकार बदल सकता है। कभी वो विशाल मछली लगता है, कभी किसी टूटे हुए जहाज का हिस्सा। कई जहाज उसके धोखे में आकर पास गए और फिर अचानक समुद्र की गहराइयों में समा गए। रेडार, सोनार, हर आधुनिक तकनीक वहां बेबस साबित हुई, जैसे वो जीव जानता हो कि कब खुद को छुपाना है और कब दिखाना। इन कहानियों को सुनते सुनते मुझे एहसास होने लगा कि ये रहस्यमयी जानवर सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एक चेतना भी रखते हैं। वे इंसानों के डर को पहचानते हैं, उसकी गंध सूंघते हैं और उसी डर को अपना हथियार बना लेते हैं। एक घने पहाड़ी जंगल में मुझे एक वृद्ध साधु मिला जिसने कहा कि कुछ जीवों को भगवान ने नहीं बल्कि इंसान के कर्मों ने जन्म दिया है। उसके अनुसार जब कोई डर बहुत गहरा हो जाता है तो वो किसी न किसी रूप में जीवित हो उठता है। उस साधु की बातों ने मेरी रूह तक को हिला दिया। अगर ये जीव सच में हमारे डर से जुड़े हैं तो इन्हें खत्म करना असंभव है, क्योंकि डर को खत्म करना इंसान के बस में कभी नहीं रहा है। उस रात मैं पहाड़ों में एक पुराने लकड़ी के घर में रुका। बाहर हवा तेज थी, पेड़ कराह रहे थे। तभी मुझे लगा कि कोई घर के चारों ओर घूम रहा है। कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन खिड़की से बाहर देखने पर कुछ नहीं दिखा। मैं समझ चुका था कि अब मैं सिर्फ कहानियां इकट्ठा नहीं कर रहा, बल्कि उन 10 रहस्यमयी जानवरों के दायरे में खुद को धीरे धीरे खींच रहा हूँ। और अगला सामना शायद सिर्फ सुनने का नहीं बल्कि देखने का होने वाला था। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। लकड़ी के उस पुराने घर की दीवारें हर हवा के झोंके के साथ चरमराती थीं, मानो किसी अनदेखी मौजूदगी का बोझ सह नहीं पा रही हो। आधी रात के करीब अचानक बाहर की आवाजें थम गईं। न हवा थी, न पत्तों की सरसराहट। उस सन्नाटे में मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि असली डर शोर में नहीं बल्कि पूर्ण खामोशी में छिपा होता है। तभी दरवाजे के पास जमीन पर कुछ घिसटने की आवाज आई, धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई भारी शरीर जानबूझकर अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा हो। सुबह होते ही मैं उस जगह से निकल पड़ा। अब तक मैं 7 ऐसे रहस्यमयी जानवरों की कहानियां सुन चुका था, लेकिन हर नई जगह पर मुझे लगता था कि मैं किसी अदृश्य जाल में और गहराई तक फंसता जा रहा हूँ। अगला पड़ाव एक ऐसा द्वीप था जिसे स्थानीय लोग शापित मानते थे। वहां सूरज ढलते ही पक्षी उड़ना बंद कर देते हैं और समुद्र की लहरें अचानक उल्टी दिशा में बहने लगती हैं। उसी द्वीप पर एक ऐसा जानवर देखा गया था जिसके शरीर का कोई निश्चित आकार नहीं था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वो कभी धुएं जैसा लगता, कभी सघन अंधेरे की तरह, और जब वो पास होता तो इंसान का दिमाग अपने ही खिलाफ हो जाता। द्वीप पर बिताई पहली ही रात मुझे समझ आ गया कि ये जगह सामान्य नहीं है। मेरे चारों ओर हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे गीली मिट्टी और जले हुए बालों की मिली-जुली महक। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी यादों को टटोल रहा हो। आंखें बंद करते ही बचपन के डर, पुराने हादसे, अधूरी चीखें सब एक साथ सामने आने लगे। तभी अंधेरे में एक आकृति हिली। वो चल नहीं रही थी बल्कि बह रही थी। मैंने उसे साफ नहीं देखा, लेकिन इतना जान गया कि वो मुझे देख रही है, मुझसे भी ज्यादा गहराई से। किसी तरह मैं उस द्वीप से लौटा, लेकिन अब मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। इसके बाद बारी थी एक ऐसे जानवर की जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ तस्वीरों में दिखाई देता है। कई बार जंगलों में लगाए गए कैमरों में एक पल के लिए उसकी झलक मिलती है। लंबा, दुबला शरीर, अस्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई गर्दन और आंखें जो सीधे लेंस के भीतर झांकती है। हर बार कैमरा खराब हो जाता है, मेमोरी मिट जाती है, जैसे उस जीव को रिकॉर्ड किया जाना मंजूर ही ना हो। मेरी यात्रा अब आखिरी मोड़ की ओर बढ़ रही थी।
नवा रहस्यमयी जानवर किसी एक जगह से जुड़ा नहीं था। लोग कहते थे कि वो सिर्फ उन लोगों को दिखाई देता है जो सच के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। उसकी मौजूदगी का संकेत बस इतना होता है कि आसपास का समय धीमा पड़ने लगता है, आवाजें खिंच जाती हैं, रोशनी स्थिर हो जाती है और इंसान को अपने ही दिल की धड़कन बहुत तेज सुनाई देने लगती है। मुझे ये सब एक सुनसान सड़क पर महसूस हुआ, जहां कुछ सेकंड के लिए दुनिया जैसे रुक सी गई थी। मैं जान चुका था कि अब सिर्फ एक ही रहस्यमयी जानवर बचा है, 10वां और शायद सबसे खतरनाक। उसके बारे में कोई साफ कहानी नहीं थी, कोई नाम नहीं, कोई तस्वीर नहीं। बस इतना कहा जाता है कि जो उसे देख लेता है वो दुनिया को पहले जैसा कभी नहीं देख पाता। उस एहसास के साथ मैं एक बार फिर रात के अंधेरे में खड़ा था, ये जानते हुए कि अगला सामना मेरी खोज का अंत भी हो सकता है और मेरी समझ का भी। रात फिर से लौट आई थी, लेकिन इस बार अंधेरा बाहर से ज्यादा मेरे भीतर था। मैं उस जगह पहुंच चुका था जहां किसी नक्शे का सहारा नहीं था। ये कोई जंगल, द्वीप या पहाड़ नहीं था, बल्कि एक ऐसा इलाका था जहां इंसानी मौजूदगी धीरे धीरे मिट जाती है। टूटे हुए रास्ते, जंग लगे संकेत और हवा में तैरता हुआ एक अजीब सा बोझ। स्थानीय लोग इस जगह का नाम लेने से भी डरते थे। उनका कहना था कि यहाँ आखिरी रहस्यमयी जानवर रहता है, वो जिसे कभी देखा नहीं जाता लेकिन जिसकी मौजूदगी हर किसी को महसूस होती है।